अभी हम लोग देखेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अ, अभी स्क्रीन पे आपको दो प्रियम्बल दिख रहा होगा। एक ये लेफ्ट साइड में है और दूसरा ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो हमारा 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस वक्त का ये प्रियम्बल है, ये लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में जो प्रियम्बल है ये 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट 42वां अमेंडमेंट के बाद इसमें बेसिकली दो वर्ड इंसर्ट किया गया था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये दो वर्ड ये न्यू वाले में है, राइट साइड वाले में। मैं पढ़ देता हूँ। जो 1950 जिस वक्त हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त क्या था हमारा प्रियम्बल। उस वक्त था द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice. Justice mean to say social, economic and political liberty, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये हमारा हुआ था 1949 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब सबसे पहली बार हमारे देश में लागू हुआ था उस वक्त ये बना था। लेकिन 1976 में इसमें अमेंडमेंट करके दो वर्ड इंसर्ट किया गया। वो दोनों वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो अब जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कुछ इस तरह है। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote them among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution। तो बेसिकली दो जो वर्ड था सोशलिस्ट और सेकुलर इंसर्ट हुआ था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। प्रियम्बल में जितने भी वर्ड्स या जो भी लाइंस लिखे गए हैं, हर लाइन का एक मतलब है। सबसे पहले उसमें शुरुआत होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये फ्रेज ये बताता है कि हु आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी बिहाइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान बनने के पीछे कौन कौन से सोर्स हैं और कैसे ये बना नहीं बना। तो इसमें जो मेन सोर्स है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के द्वारा ये बनाया गया है। अगला जो हमारा लाइन है वो है हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ये लाइन दिखाता है वी एक्चुअली अवॉइड आवरसेल्फ in its true spirit to follow and give full effort to the policies and principles laid down in the constitution। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पॉलिसी हैं या जो भी प्रिंसिपल हैं, हम सब उन सभी से अवॉइडेड रहेंगे, उन सभी के घेरे में रहेंगे, उन सभी से हम बंधे हुए रहेंगे। अगला वर्ड है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है एक नेशन जो फ्री है किसी भी तरीके के एक्सटर्नल कंट्रोल या इंटरफेरेंस से। मतलब कोई भी बाहरी शक्ति हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई शासन नहीं चला सकती। बेसिकली हम एक आज़ाद देश है। सोवरेन ये भी सोवरेन जो वर्ड है वो ये भी दिखाता है कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं और हम किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी पे अब डिपेंडेंट नहीं है। सोवरेन वर्ड एक ये भी दिखाता है। अगला जो वर्ड हमारे प्रियम्बल में है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वाज जो ये वर्ड है ये ओरिजिनल ड्राफ्ट में तो था नहीं, 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ये आया। सोशलिस्ट वर्ड जो है ये रिफ्लेक्ट सेम वर्ड आपका इकोनॉमिक जस्टिस में भी रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, जो कि प्रियम्बल का ही पार्ट है। और डेमोक्रेसी में सोशलिस्ट सिंपली रेफर करता है एक वैसे गवर्नमेंट को जो होली या पार्सली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट है।
वैसा गवर्नमेंट जो कंप्लीटली पूरी तरीके से या फिर पार्शियली स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड है। ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी इम्प्लाइज करता है। सोशल इक्वालिटी इन दिस कंटेंट मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज। तो ये समहाउ इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी को भी दर्शाता है ये सोशलिस्ट वर्ड। और अगला जो हमारा वर्ड है वो है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू आया है। सेक्युलर मीन टू से स्टेट डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन। इसका कोई धर्म नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर धर्म को, जो धर्मनिरपेक्ष वाला जो कंसेप्ट है वो समहाउ सेक्युलर में ही आया है। और इसमें सारे धर्मों को बराबर समानता दी गई है, सारे धर्मों को बराबर इज्जत भी मिलती है यहाँ। और इस चीज़ से, सेकुलर वर्ड से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 तक भी इसी चीज़ को बताया गया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात किया गया है। अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड बेसिकली एक वर्ड से बनता है जिसका है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, मतलब कि जो पब्लिक है उसी का राज चलता है यहाँ। और गवर्नमेंट जो है वो अपने पब्लिक द्वारा चुनी हुई होती है। जो पब्लिक जिसे चुनती है गवर्नमेंट उसी की होती है। बेसिकली ये इलेक्शन से रिलेटेड है कि हम लोग इलेक्ट करके हम अपने एक अथॉरिटी को एक सुप्रीम पावर देते हैं। अगला जो वर्ड है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन इन नेचर as the executive head of India is not a hereditary monarch। जैसे रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ये रिपब्लिकन इन नेचर है, और एग्जीक्यूटिव हेड जो होगा वो कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा, मतलब कोई वंशानुगत जैसे राजाओं का जो सिस्टम चलता है वो नहीं होगा, बल्कि एक पब्लिक द्वारा इलेक्टेड एक पर्सनल होगा। और वो इलेक्टेड हेड जो होगा वही चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के नाम से जाना जाएगा। वो जैसे किंग राजा जो मोनार्की सिस्टम में चलता है कि राजा होते हैं फिर उनके ही वंशज राजा बनते हैं, वैसा नहीं होगा इंडिया में। इंडिया में डेमोक्रेसी के थ्रू जो जिनका भी इलेक्शन हो, जो भी चुने जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव के हेड माने जाएंगे। ये कंसेप्ट हमारे यहाँ फ्रांस से लिया गया था। और इंडिया जो रिपब्लिक हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग एज ए रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। अगला जो हमारा लाइन है प्रियम्बल का, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये अगला लाइन है हमारे प्रियम्बल का। ये बेसिकली एक डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट है जहाँ पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज करता है कि सारे सिटीजन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सारे सिटीजन्स के राइट को सिक्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली ये एक डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। अगला हमारा वर्ड है जस्टिस। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस इज समहाउ हमारा वो सोशल इक्वालिटी से भी रिलेटेड है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 में हमारा कवर अप होता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है, इसको अगर समहाउ रिलेट करें हम तो राइट टू वोट से भी ये रिलेटेड है। अगला हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस आपका किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और देयर वेल्थ। इस तरीके की इकोनॉमिक जस्टिस समहाउ ये कवर अप करता है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो एक टॉपिक है वो हमारा कवर अप होता है आर्टिकल 38 और 39 में। अगला जो हमारा वर्ड है इसके बाद जो आता है सोशल जस्टिस, जो एक वर्ड है ना वो लेजिस्लेचर को भी इनैक्ट करता है टू अपहोल्ड द लेजिस्लेशन एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस के लिए, क्योंकि सोशल जस्टिस हमारे यहाँ हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जो अगर कमज़ोर है तो उसका कोई राइट नहीं है, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, कानून के नज़र में हर कोई बराबर होता है। प्लस ये जो जस्टिस वर्ड है इसका बहुत ही वास्ट मीनिंग है। इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि
इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को भी ये रिमूव करता है। और ये वर्ड प्रोवाइड करता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पीपल ऑफ कंट्री। इस देश में जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ रोड पे होते हैं उनका भी वही राइट है जो हमारे यहाँ महलों में रहते हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली और कानून में फ़र्क होता है। खैर, अगला जो वर्ड है प्रियम्बल का वो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप जो है ये एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशन, जो कि प्रियम्बल इटसेल्फ प्रॉमिस करता है इसके बारे में। इन सिंपल वर्ड कहें तो there is no unreasonable restriction on citizen in what they are think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ये है जो हमारा प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है हमारे लिए। लिबर्टी से रिलेटेड प्रोविजन है हमारे आर्टिकल 19(1) में है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। अगला जो हमारा वर्ड है इसका प्रियम्बल का वो है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बेसिकली फ्रेटर्निटी को अगर एक वर्ड में हम डिफाइन करें तो अनेकता में एकता वाली बात गलत नहीं होगा कहना। ये मेनली स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को दर्शाता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे भाषा हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन सब एक साथ मिल करके रहते हैं। तो मेन इस वर्ड को ऐड करने के पीछे का यही मकसद रहा था। उसके बाद जो सबसे लास्ट लाइन है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये बेसिकली एक डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट है अबाउट द अडॉप्टिंग, इनैक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे अगर हम लोग आते हैं तो प्रियम्बल के ऊपर एक बड़ा ही डिस्प्यूट चला था कि ये पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दो चार केसेस हैं जो कि अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहला आपका और काफ़ी पॉपुलर केस रहा है बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। साइटेशन है AIR 1960 SC 845। और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965 SC 845। ये बेरोबारी केस और केशवानंद भारती केस तो हर लोगों के जवान पे रहा है, लेकिन साइटेशन पे इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह पे इसका भी रिक्वायरमेंट आ जाता है। इन दोनों बेरोबारी केस और सज्जन सिंह केस में यह कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो इसका जो मेकर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं, बेसिकली उनके की टू माइंड को दर्शाता है कि उनके दिमाग में क्या कुछ रहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। ये बस वही चीज़ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कहते हुए ये कहा गया कि प्रियम्बल को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है 1969 में और 1965 में। अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो प्रियम्बल का जो अमेंडमेंट हुआ है वो 1976 में हुआ है, और 1960 और 65 में ये डिस्प्यूट रहा है कि ये अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 SC 1461। इसमें कहा यह गया था कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकते हैं जिसमें कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही स्पॉइल हो जाए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स है, दोज वर्ड्स क्लियरली सिग्निफाई करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को। जो प्रियम्बल के अंदर जो भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक थीम है उस थीम के वर्ड्स को वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसलिए प्रियम्बल भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और एज पर आर्टिकल 368 उसका अमेंडमेंट हो सकता है। ये हमारे यहाँ आया केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ बिहार नहीं, सॉरी, स्टेट ऑफ केरला
केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में ये आया कि इसके जो प्रियम्बल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीटली जो कोर ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कंस्टिट्यूट करता है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट हो सकता है एज सच। एज पर द आर्टिकल 368 इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि 368 के अकॉर्डिंग अगर हम कोई अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें है कि बेसिक स्ट्रक्चर स्पॉइल नहीं होना चाहिए। प्रियम्बल कंप्लीटली बेसिक स्ट्रक्चर को ही तो सिग्निफाई करता है, तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है 368 के अकॉर्डिंग, तो प्रियम्बल में क्यों नहीं। ये केशवानंद भारती केस में आया। उसके बाद अगला केस हमारा है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1994 एससी 1918। इस केस में ये आया था कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज democratic form of government, federal structure, integrity, unity of nation, secularism, socialism, social justice, judicial review are basic feature of constitution and all of these are under the preamble। इसमें भी somehow सिमिलर बातें ही कही गई है कि जैसे अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर उसके अंडर है तो फिर उसका अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता। सो आप अगर देखेंगे तो 1973 के बाद 1976 में ही हमारे प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ है। तो आज के डेट में अगर हमारे प्रियम्बल जो है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था प्रियम्बल के ऊपर। इसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर टू चैप्टर और आर्टिकल्स टू आर्टिकल्स में। उसका वीडियो भी डे बाय डे हमारे चैनल पे अपलोड होता रहेगा। थैंक यू।